Hello, students. So, since ages, humans have been very much fascinated towards rain. ठीक है, कई गाने लिखे गए हैं बारिश पे, कई मूवीज़ बनी हैं बारिश पे एंड कई पोएम्स बनी हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पोएम विच इज़ ऑल्सो रिटन अपॉन द ब्यूटी ऑफ द रेन. कि जब बारिश आती है तो किस तरीके की फीलिंग्स होती हैं, किस तरीके के इमोशंस होते हैं. और पोएट ने अपनी ही कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी फीलिंग्स इस पोएम में शेयर की हैं. सो लेट अस स्टार्ट. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So in the first stanza, the poet is saying that when the humid shadows hover, humid shadows मतलब dark clouds, तो dark clouds जब hover means move around something, ठीक है, float, to float over. तो जब dark clouds आते हैं, float करते हैं ऊपर आसमान में, over all the starry spheres मतलब कि sky, ठीक है, जहाँ पे तारे दिख सकते हैं, तारे दिखते हैं. सो स्टेरी स्फीयर्स यहाँ पे स्काई को बोला गया है. तो जब डार्क क्लाउड्स हॉवर करते हैं स्काई पे एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ठीक है. तो मेलनकली का मतलब है सैडनेस, ग्लूमीनेस. तो जो सैडनेस की जो डार्कनेस होती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है. जेंटली वीप्स, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाती है रेन की बूंदों में या बारिश में, ठीक है. वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. तो जब बारिश गिरती है तो सबका ऐसा मन करता है ना कि मम्मी को बोले कि मम्मी एक कप चाय बढ़िया सी हो जाए, पकोड़े हो जाए और उसके बाद में जाके बेडरूम में मस्त बढ़िया सो जाओ, है ना. तो वही पोएट बोल रहे हैं कि कितना हैप्पीनेस मिलती, कितना व्हाट अ ब्लिस इज इट. ब्लिस मतलब हैप्पीनेस. टू प्रेस द पिलो, कि बस अपने पिलो को हक करके सो जाएं. कहाँ पे? ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. कॉटेज चैम्बर मीन्स बेडरूम, ठीक है. कॉटेज चैम्बर बेड में, अपने बेडरूम में पिलो को हक करके सो जाओ एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और बस बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है उसको पैटर बोलते हैं, ठीक है. और बस बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुन के बढ़िया लेटे रहे. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their hair threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. ठीक है? Wait a minute. So what the poet is saying in the second stanza कि टिंकल का क्या मतलब होता है? अ लिटिल रिंगिंग साउंड, कि जो हल्की हल्की बारिश की जो ऐसे आवाज़ होती है ना, एक रिंगिंग साउंड आती है. सो एवरी टिंकल ऑन द श्रिंगल्स मतलब कि ये देखो, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई है. ये जो इस तरीके की रूफ होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, गाँव में देखने के लिए मिलती है या फिर शहर में भी कई घरों में होती है, राइट. तो ऐसे रूफ के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो एक रिंगिंग साउंड आती है, तो उसको टिंकल बोला गया है. हैज़ एन इको इन द हार्ट. तो ये जो टिंकलिंग साउंड है, ये हार्ट में एक इको डेवलप करती. इको मतलब कि एक हार्ट में जो मेमोरीज रहती हैं वो आ जाती हैं दिमाग में, ठीक है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ठीक है. तो बहुत सारे जो ड्रीम्स है, कुछ नए सपने हैं, कुछ नई ख्वाहिशें हैं, वो सारे हम रिकलेक्ट करने लगते हैं. कुछ नई नई चीज़ें जो हमारे दिमाग में होनी होती है, या हमारे जो ड्रीम्स है वो सब हमारे दिमाग में आने लगते हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और बहुत सारे रिकलेक्शंस मतलब कि जो मेमोरीज हैं वो आपके दिमाग में आने लगती है. वीव देयर हेयर थ्रेड्स इनटू वूफ, ठीक है. हेयर थ्रेड्स इनटू वूफ क्या होता है कि आप लोगों ने शायद कभी गौर से देखा होगा, कपड़ा जो रहता है, ठीक है, वो इस तरीके से वीव अप होता है. इस तरीके से धागे जो है आपस में गुथे हुए रहते हैं ना, ऐसे नाइट किए हुए रहते हैं, ऐसे गुथे हुए रहते हैं. तो इन
इनका जो एक ये जो थ्रेड है इसको है ना वेफ्ट बोलते हैं या फिर वूव बोलते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब बारिश की बूंदें आती हैं तो इस तरीके जो हमारी मेमोरीज़ हैं, जो हम रिकलेक्ट करते हैं वो आपस में गुथने लगती हैं, ठीक है, और हमारे बहुत सारी मेमोरीज जो है हमारे दिमाग में आ जाती हैं। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे मैं बारिश की जो बूंदों की आवाज़ सुनता हूँ तब, ठीक। See the next stanza. Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, ere she left them still the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपने मदर को याद करते हैं कि मुझे मेरी मम्मी की, मेरी मदर की मेमोरीज याद में आ गई है। अगॉन मतलब पास्ट, कि पास्ट ईयर्स में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मेरी मॉम के साथ में मैंने टाइम स्पेंड किया, वो सारे चीज़ें मुझे याद आ रही है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर एर शी लेफ्ट दैम स्टिल डॉन, ठीक है। एर मतलब कि ईयर्स विच आर गॉन, जो बहुत साल बीत गए हैं उनकी यादें। डॉन मतलब सनराइज, कि वो मेरे साथ में रहती थी, मुझे देखती रहती थी सुबह होने तक, सनराइज तक। ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी, कि मुझे अभी भी वो उनका जो अफेक्शन से भरा, लव से भरा लुक है मेरी तरफ, जो वो जिस तरीके से वो देखती थी मुझे, वो मुझे अभी भी याद आता है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट मतलब टू लिसन, सो एज आई लिसन, रिफ्रेन मतलब रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग या फिर म्यूज़िक। तो बोलते कि जैसे मैं सुन रहा हूँ इस म्यूज़िक को, म्यूज़िक कौन सी है, जो बारिश की बूंदों के गिरने की जो आवाज़ है, दैट इज़ म्यूज़िक, दैट इज़ द म्यूज़िकल साउंड। तो वो बोल रहे जैसे मैं इसको सुनता जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे ये मेरी मदर की मेमोरीज और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द श्रिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और ये जो आवाज़ है, जो मेलोडी है, वो कैसे बन रही है, श्रिंगल्स के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं उससे जो मेलोडीज़ बन रही हैं, उसको मैं जितनी बार सुन रहा हूँ, जब सुन रहा हूँ, मुझे मेरी मम्मी की, मदर की याद उतनी ही ज़्यादा आ रही है और उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पोएम समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल लुक द लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहला वाला स्टैंजा में देखो, इसी तरीके से आपको अपनी बुक में भी लिखना चाहिए, ठीक है। आपने ऐसे वर्ड मीनिंग्स लिख लिए, उसके बाद में आप जो राइमिंग स्कीम लिखो इस पोएम की, और बगल में यहाँ पर ऐसे 1 2 3 पॉइंट्स डाल करके पूरे लिटरेरी डिवाइसेस लिख लो, ताकि जब एग्ज़ाम में रिवाइज करने के लिए आएगा तो आप बस एक नज़र देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट स्टैंजा में एलिट्रेशन है, ओनोमैटोपिया है, अच्छा पर्सोनिफिकेशन है, ट्रांसफर एपिथेट है, ठीक है, फटाफट रिवाइज हो जाएगा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, पहला वाला सबसे पहले अपन राइमिंग स्कीम देखते हैं। राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की? राइमिंग स्कीम है A B C B D E F E। ठीक है, जो वर्ड्स राइम होते हैं, मतलब जो आखिरी वर्ड्स राइम होते हैं लाइन में, उनको हम सेम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको सिंगल अल्फ़ाबेट में ही रखते हैं। जैसे फर्स्ट वाला आप देखो, हॉवर को अपन ने A अल्फ़ाबेट दिया, ठीक है। स्फीयर्स को अपन ने B अल्फ़ाबेट दिया, क्योंकि हॉवर और स्फीयर्स राइम नहीं कर रहे हैं। देन कम डार्कनेस भी कहीं इन दोनों के साथ राइम नहीं कर रहा है, तो C। उसके बाद टीयर्स स्फीयर्स राइम कर रहे हैं, इसलिए टीयर्स को B देंगे। उसके बाद पिलो कहीं राइम नहीं कर रहा है, बेड कहीं राइम नहीं कर रहा है, पैटर कहीं राइम नहीं कर रहा है, पर ओवरहेड और बेड दोनों राइम कर रहे हैं, इसलिए लास्ट वाला E हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका राइमिंग स्कीम चलती है, और तीनों आपके जो स्टैंजाज है सेम राइमिंग स्कीम से हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो आपका इसमें लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, सब 3-4 चीज़ें इसमें याद रखनी रहती है एलिट्रेशन में। क्या क्या? सबसे पहले तो रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, समझ गए।
किस चीज़ का रिपीटेशन? कॉन्सोनेंट साउंड्स का। चलो ये भी समझ में आ गया। कहाँ पे? वर्ड के स्टार्टिंग में। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखना है एलिट्रेशन के लिए, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर आपको एलिट्रेशन देखने मिल रहा है? ह्यूमिड हॉवर, एच साउंड का है रिपीटेशन, ह्यूमिड हॉवर। ठीक है, स्टारी स्फीयर्स, एस साउंड रिपीट हो रहा है। प्रेस पिलो, प साउंड रिपीट हो रहा है। लिसनिंग, लाई लिसनिंग, लाई लिसनिंग, ल साउंड। ठीक, ये सारे हो गए आपके एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स। चलिए, ओनोमैटोपिया, ये बहुत ही नया है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका क्या मतलब? जितना लंबा वर्ड और जितना टफ दे दिख रहा है, बोलते भी नहीं बनेगा। ठीक, बड़ा भारी शब्द है, लेकिन यदि आप एग्जाम में लिख दोगे बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो ओनोमैटोपिया दिख बड़ा भारी रहा है, लेकिन इसका मतलब बड़ा ही सॉफ्ट सा है। मतलब यह है कि जब भी पोएम में साउंड का को यदि पोएट ने किसी वर्ड की हेल्प से बताने की कोशिश की है, साउंड्स को, ठीक है, पोएट ने यदि साउंड्स को वर्ड्स के थ्रू बताने की कोशिश की है तो वहाँ पे ओनोमैटोपिया होता है। जैसे पैटर साउंड है। ठीक, तो जो भी साउंड्स के बारे में आपको पता चल रहा है जब भी पोएम में, वहाँ पे ओनोमैटोपिया होगा। ठीक है, पैटर इज़ अ साउंड और उसको वर्ड से बताने की कोशिश कर रहे हैं, पैटर वर्ड यूज़ करके, इसलिए यहाँ पे ओनोमैटोपिया होगा। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन तो अपन समझते ही हैं। पर्सोनिफिकेशन मतलब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ देना किसी नॉन लिविंग थिंग को, ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़। ठीक है, जैसे कि melancholy darkness and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। तो पूरा इसमें क्या बता रहा है? melancholy darkness gently weeps in rainy tears। तो ये पूरा जो है ये पर्सोनिफिकेशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेनी टीयर्स बोला गया, बारिश के कभी आंसू नहीं निकलते, लेकिन बारिश की बूंदों को आंसू की तरह बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, जेंटली वीप करना मतलब क्या होता है? धो देना। ठीक है, तो बारिश जो है वो वीप कर रही है, तो वीप जो वर्ब है वो तो ह्यूमंस करते हैं ना, धोना है या फिर ऐसे कुछ काम करना है, तो ये तो सारे ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों लाइंस में पर्सोनिफिकेशन लगेगा। ठीक है, ये दोनों लाइंस में आपका पर्सोनिफिकेशन लगेगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये एक और आपका लिटरेरी डिवाइस है जो कि नया है आपके लिए। ट्रांसफर्ड एपिथेट की डेफिनेशन देखिए मैंने ऊपर लिखी हुई है, क्लियरली समझ में आ रही कि नहीं। यूज़ ऑफ एडजेक्टिव जो कि melancholy यहाँ पे, विथ नाउन जो कि डार्कनेस के साथ यूज़ किया गया है, बट रिफर्स टू अनदर नाउन जो कि पीपल है। मतलब कि क्या हो गया? ऐसे एडजेक्टिव का यूज़ जो किसी एक नाउन के साथ यूज़ किया गया है, लेकिन उसका जो मेन रेफरेंस है वो किसी और के लिए है। जैसे कि यहाँ पे melancholy डार्कनेस बोला गया है, तो यहाँ पे डार्कनेस को melancholy ना बोल के, मतलब सैडनेस जो है, melancholy का मतलब सैडनेस होता है, तो सैडनेस जो है वो अंधेरे को ना बता करके एक्चुअल पोएट क्या कहना चाह रहे कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनका जो दुख है वो वीप आउट हो रहा है, वो धुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे melancholy जो एडजेक्टिव है वो एक्चुअली डार्कनेस के लिए नहीं बल्कि पीपल के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये जो एडजेक्टिव का जो एक्चुअल मतलब है वो यहाँ ना हो करके यहाँ है, डार्कनेस पे ना हो करके पीपल पर है, इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया गया है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पहली बार में नहीं समझ में आएगा, बार बार हम और भी पोएम्स में सारे लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड वाला स्टैंजा देखिए, इसमें भी आपका एलिट्रेशन है। कहाँ कहाँ पे एलिट्रेशन है? बिजी,
being. Repetition of consonant sound at the beginning of words. There, hair, threads, the sound का repetition. Rain, roof, ra. ठीक. राइमिंग स्कीम सेम है इसमें, ABCBDEFE. ऑलराइट. यहाँ पे भी ऑनमैटोपिया का यूज़ है. यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स मतलब टिंकल. टिंकल एक साउंड है, उसको बताने के लिए पोएट ने एक वर्ड यूज़ किया है जो कि है टिंकल. क्योंकि यहाँ पे टिंकल का यूज़ है इसलिए ऑनमैटोपिया होगा. पर्सोनिफिकेशन कहाँ पर है? यहाँ पर है आपका 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर हेयर थ्रेड्स इनटू वूव्स. तो यहाँ पे जो रिकलेक्शन है, जो मेमोरीज है, इनको पर्सोनिफाई किया गया है कि वो वीव कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? वो बुन रहे हैं. तो जो वीव काम है ये तो ह्यूमंस का काम है. तो यहाँ पे मेमोरीज को पर्सोनिफाई किया गया है. ठीक है, कि वो आपस में बुन रहे हैं जो थॉट्स हैं उनको. ठीक है. ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया गया है यहाँ पे. कहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ है? ड्रीमी फैंसीज. ठीक है, यहाँ पे ड्रीमी फैंसीज. तो जो फैंसीज हैं वो ड्रीम ना करके पोएट जो है वो लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो ड्रीम करते हैं. ठीक है, ना कि फैंसीज. फैंसीज का क्या मतलब होता है? एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज. फैंसीज मतलब कि बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत अपनी तरफ खींचती हैं. ठीक है, तो वो ड्रीम ना करके लोग ड्रीम कर रहे हैं ऐसी चीज़ें. राइट. तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ है. चलिए, लास्ट वाले में सिर्फ 2 है, खुश हो जाओ. एलिट्रेशन और ऑनोमैटोपिया. ऑनोमैटोपिया आपका पैटर्न में लगेगा. ठीक है. एलिट्रेशन, मेमोरी कम्स माय मदर, माँ. ठीक है. डार्लिंग, ड्रीमर्स, ड. एंड हैंस एलिट्रेशन इज यूज्ड. ठीक है. सेम राइमिंग स्कीम, ABCBDEFE. ठीक. तो आप चाहो तो इसी तरीके से बिल्कुल लिख सकते हो, या फिर जो आपको जिस तरीके से समझ में आ रही है पोएम उस तरीके से आप अपने नोट्स इसमें बना लो. ठीक है. क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आएगा कि सपोज़ ये पूरा आपको स्टैंजा आ जाएगा, फिर इसमें पूछेंगे कि चलिए बेटा आप इसमें राइमिंग स्कीम बताइए, तो आप राइमिंग स्कीम बताना पड़ेगा. फिर पूछेंगे कि भाई कौन कौन से इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हैं, तो आप बता दोगे एलिट्रेशन है, ऑनमैटोपिया है, पर्सोनिफिकेशन है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है. ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है. और यदि सपोज लॉन्ग आंसर टाइप आ गया फिर तो ये सारी चीज़ें यदि आपने बता दी तो मज़े ही मज़े, एकदम बल्ले बल्ले. ठीक है. पूरे पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है जनरली बच्चे भूल जाते हैं. और यदि आप अच्छे से याद कर लोगे तो ये आगे भी बोर्ड एग्ज़ाम में तो बहुत ही काम में आएगा. ठीक है. एलिट्रेशन, ऑनमैटोपिया, फिर आपका ये पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, सब बढ़िया से स्पेलिंग्स याद कर लो सारे सबकी, और अच्छे से एग्ज़ाम में लिखना. इतना टफ भी नहीं है. जितने इस तरीके से वर्ड्स आप सीखोगे उतने ही आपकी मेमोरी शार्प होगी. ठीक है. उतने ही आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी. ऑलराइट, दैट्स ऑल. कोई डाउट रहेगा तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं. थैंक यू.